नमस्कार, मैं विकास वांगू पटनेर क्लासेस मानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेकंड ग्रेड के लिए 555 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे आपको करवानी थी। उसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में जो टेस्ट करवा चुके थे, लगभग 30 क्वेश्चन करवा चुके थे, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और इसके आगे की क्लास में चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बुर्बो वंश, रोमनो वंश और होहेंजोलर्स वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासनकाल था, बुर्बो वंश। लेकिन इसके अलावा अगर दो की ओर बात करें तो रोमनो वंश रूस में था, ये रूस का राजवंश था। और होहेंजोलर्स वंश ये पर्सा का राजवंश था। ये वही पर्सा है जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो एकीकरण से पहले पर्सा का जो वंश था वो होहेंजोलर्स वंश था। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने स्टेट जनरल को भंग किया था? स्टेट जनरल ये एक संस्था थी। स्टेट जनरल एक संस्था थी जो राज्य की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अधिवेशन बुलाती थी। और इसमें समाज के जो तीन वर्ग बने हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इन तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तीनों स्टेट को अलग अलग एक एक इकाई के रूप में या मत के रूप में माना जाता था। और जो भी निर्णय लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था। हालांकि तृतीय स्टेट का इसमें फिर कुछ नहीं बनता था, क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्टेट इन दोनों में आपसी समानताएं थी। टैक्स लगते नहीं थे, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, तो ये दोनों एक हो जाके बहुमत सिद्ध कर देते। तो स्टेट जनरल, इसके अगर पहले अधिवेशन की बात करें, पहला अधिवेशन बुलाया था 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी। और ये अधिवेशन बुलाया था फ्रांस के शासक फिलिप ने, राजा फिलिप। और 1612 से लेके और 1612 में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। एक मिनट, 1612 में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। सबसे पहला अधिवेशन 1302 ईस्वी में बुलाया गया था, 1302 ईस्वी में राजा फिलिप के द्वारा। 1612 ईस्वी में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। 1612 तक नियमित अधिवेशन होता रहा। 1612 ईस्वी में फ्रांस का शासक था लुई 13वां, और इस लुई 13वें ने इस स्टेट जनरल को भंग कर दिया। राज्य की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ये अधिवेशन बुलाया जाता था। और 1612 में भंग करने के बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और बाद में लुई 16वें के काल में आर्थिक समस्याओं के लिए ही 1789 में इसका पुनः अधिवेशन शुरू हुआ, लुई 16वें के द्वारा। 1789 में इसका वापिस से अधिवेशन बुलाया जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो स्टेट जनरल को शुरू करने वाले राजा फिलिप, भंग करने वाले लुई 13वां, और वापिस से शुरू करने वाले लुई 16वां। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, निष्कुंजता भरे ये शब्द फ्रांस के किस शासक के थे? मैं ही राज्य हूँ, लुई 13वां, 16वां, 15वां और 16वां। लुई 13वें ने स्टेट जनरल को भंग किया था, स्टेट जनरल को भंग। लुई 14वां यही वो शासक था जिसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, और बिल्कुल निर्कुश शासक था। वैसे तो पूरा का पूरा जो निर्कुश वंश था, ये निर्कुशता से ही संबंधित था, निर्कुशता पर बहुत ज्यादा इनका विश्वास था। लेकिन ये सब जो मैं ही राज्य हूँ, अर्थात जो डिसीजन मैंने ले लिया वही डिसीजन सर्वोपरि माना जाएगा, निर्कुश यानी बिना किसी अंकुश के। तो ये शब्द लुई 14वें से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी विशेष शब्द, जैसे लुई 15वें ने कहा था मेरा वर्तमान समय तो कट जाएगा, मेरा वर्तमान समय कट जाएगा, और मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। तो ये जो शब्द है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, ये इस लुई 15वें से संबंधित है। और लुई 16वें के समय तो प्रलय आएगी, क्रांति होगी। ठीक है जी। इसके बाद निम्न में से किस शासक के समय सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके और 1763 ईस्वी तक हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों के बीच में हुआ, और इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई। इसके अलावा ये युद्ध यूरोप, एशिया और अमेरिका महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों में लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जहां जहां इनके उपनिवेश स्थापित थे, वहां वहां
ये युद्ध लड़ा गया था। लुई 15 के समय ये युद्ध लड़ा गया था क्योंकि लुई 15 का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ और इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय हो गई थी। और लुई 15 की इसी रात को उसकी शोचनीय स्थिति के कारण लुई 16 के समय में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा गहरा गई, जिसके लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। उससे पहले हालांकि 4 वित्त मंत्री भी नियुक्त किए थे, लेकिन वित्त मंत्री भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और जब स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होने लगी थी। ठीक है जी। तो सप्तवर्षीय युद्ध लुई 15 के समय में लड़ा गया था और इसका टाइम था 1715 से 1774 ईस्वी तक, और 63 तक ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेस्ट्रा दे कांसे किस घटना से संबंधित है? आंसर फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि ये टॉपिक अपना पहला। लेकिन लेस्ट्रा दे कांसे है क्या? वैसे तो फ्रांस में लगभग 285 प्रकार के कानून करते थे। 285 प्रकार के कानून। कानूनों में कोई असमानता नहीं थी। जिस प्रकार से गाड़ी के घोड़े बदले जाते थे, उसी प्रकार से फ्रांस में कानून बदल दिए जाते थे। जो कार्य एक जगह पर लीगल होता था, वही जस्ट उसके अगले राज्य में अनलीगल हो जाता था। तो पूरे देश की ये व्यवस्था थी। और लेस्ट्रा दे कांसे भी एक कानून ही था, और एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या बिना कोई कारण बताए अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। तो ये एक गिरफ्तारी वारंट था, गिरफ्तारी वारंट, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या बिना कोई वारंट जारी किए अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। ठीक है जी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात लगाने वाला ये सबसे बदनाम कानून है। इसके बाद फ्रांस में लिया जाने वाला गेबेल कर क्या था? गेबेल कर, बेगार कर को कहा जाता था फ्रांस में, और भी जो कि अधिकांश सामंतों के द्वारा लिया जाता था। दूसरा है नमक कर, और इसे कहा जाता था गेबेल कर। गेबेल कर, तो ये नमक कर था। भूमि कर को कहा जाता था टेले, और आय कर को कहा जाता था विगनित में। विगनित में गेबेल नमक कर था। और ये ऐसा कर था जिसके अनुसार राज्य में 7 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम वर्ष में एक बार 7 पौंड नमक खरीदना अनिवार्य था। क्योंकि ये माना जाता था कि फ्रांस में जो नमक का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता था, और ये भी एक कंपनी के पास होता था। कंपनी राज्य को अधिक से अधिक धन देती थी और साथ में अपना मुनाफा कमाती थी। तो इस नमक कर के अनुसार प्रत्येक 7 वर्षीय कम से कम जिसकी आयु 7 वर्ष हो गई हो, वो वर्ष में कम से कम 7 पौंड नमक जरूर खरीदेगा। ये एक कर लिया जाता था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? पंपलेट है ये, किसके द्वारा जारी किया गया? वाल्टेयर द्वारा जारी नहीं किया गया, अब्बे द्वारा जारी नहीं किया गया, अब्बे के द्वारा ये पंपलेट जारी किया गया था। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, या तृतीय एस्टेट क्या है? फ्रांस में जो पूरा का पूरा समाज जो था वो 3 भागों में बंटा हुआ था। पहला प्रथम एस्टेट, दूसरा द्वितीय एस्टेट, और तीसरा तृतीय एस्टेट। तो ये एक पुस्तक है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ये आबे के द्वारा लिखा गया एक पंपलेट था। इसके बाद है, नए दिवालियापन, नए करों में वृद्धि और नए अधिक ऋण किस वित्त मंत्री की नीति थी? फ्रांस में क्रांति से पहले 4 वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी ताकि किसी प्रकार से आर्थिक समस्याओं का समाधान हो और क्रांति न हो पाए। इसके लिए जिन 4 वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की थी वो ये थे, टुर्गो है, नेकर है, केलोन है, ब्रीन है। और क्रम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के वित्त मंत्रियों का क्रम कौन सा होगा, कौन सा क्रम सही है। तो थोड़ा सा आप एक बार पहले इसका, हालांकि आंसर टुर्गो है, तो इसका अपने क्रम देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो भी लिखेंगे। 1774 से लेके 76 तक तुर्कों को वित्त मंत्री बनाया गया, और ये इसकी व्यवस्था थी नया दिवालियापन, क्योंकि फ्रांस की सरकार इस समय दिवालिया होने की कगार पे थी। नया दिवालियापन, नया करों में वृद्धि, कर तृतीय स्टेट पे लगता था, तो ये कर बढ़ा के इस तृतीय स्टेट को भी असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। वह नए अधिक ऋण, राज्य को अधिक कर्जा लेने की भी आवश्यकता न हो, इसलिए इसने ये नीति बनाई थी, नया दिवालियापन, नए करों में वृद्धि और नए अधिक ऋण। ये तुर्कों की नीति थी। इसके द्वारा जो व्यवस्था बनी उसके अनुसार इसने ये व्यवस्था रखी थी कि विशेषाधिकार वर्गों पर कर लगाया जाए, वह अधिकारों में कमी की जाए।
क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्टेट को न तो कोई टैक्स देना पड़ता था और अधिकार सर्वोपरि थे, तो ये अधिकारों में कमी करने के पक्ष में था और इन लोगों पर टैक्स लगाने के पक्ष में भी था। नेकर का कार्यकाल था 1776 से 81 ईस्वी तक, और ये भी चाहता था कि कुलीन वर्ग पे टैक्स लगे और खर्चे में कमी हो, क्योंकि कुलीन वर्ग के पास अपार धन संपदा है, अगर उस पर टैक्स लगा देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राज्य की इनकम में बढ़ोतरी होगी। और अगर फ्रांस के प्रशासनिक जो खर्चे हो रहे हैं उनमें भी कमी कर दी जाए तो भी राजकोष में कुछ वृद्धि होना स्वाभाविक है। तीसरा था केलोन। केलोन का टाइम था 1781 से 87 ईस्वी तक, और ये अधिक से अधिक कर्जा लेने के पक्ष में था, और इस कर्जे लेने के लिए इसने ब्याज दर को बढ़ा दिया। बढ़ी हुई ब्याज दर पे भी जब कर्जा मिलना मुश्किल हो गया तब इस केलोन को भी हटा दिया और इसकी जगह चौथा वित्त मंत्री ब्रीन को बनाया गया। इसका टाइम पीरियड था 1787 से लेकर 89 ईस्वी तक, और ये चाहता था कि सभी वर्गों पर समान भूमि कर लगे, क्योंकि भूमि कर अभी तक न तो धार्मिक अधिकारियों पे लगता था और न ही जो जमींदार है, सामंत है, इनके ऊपर लगता था। केवल और केवल तृतीय एस्टेट पर ही भूमि कर लगता था। तो ये ब्रीन की नीति थी कि सभी जो एस्टेट है इन पे समान भूमि कर लगाया जाए, और इसके अलावा एक नया कर स्टाम्प कर भी लगाया जाए, स्टाम्प टैक्स। और इसने जो ये सुझाव दिए, इन्हीं सुझावों के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। ब्रीन के बाद वापिस से नेकर को वित्त मंत्री बनाया, उन्हें नेकर को वित्त मंत्री बनाया, और नेकर ने भी विस्तृत अधिकारों के साथ पद को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है न दिवालियापन, तो इसका सही आंसर होगा तो। इसके बाद है निम्न में से किस वित्त मंत्री द्वारा फ्रांसीसी सरकार का वार्षिक आय व्यय विवरण प्रकाशित किया गया। 4 क्रम से आपको वित्त मंत्री बनाए थे, पहला तुर्को, दूसरा नेकर, तीसरा केलोन और चौथा ब्रीन। 4 वित्त मंत्री बताएंगे। नेकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि नेकर जब पद से हटाया जा रहा था इसे, उससे पहले इसने ये काम सबसे बढ़िया किया था। इसने फ्रांस का जो भी आय व्यय विवरण होता है, या कह सकते हैं बजट, वार्षिक आय व्यय विवरण यानी बजट, इस बजट को फ्रांस के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया, जिसमें राज्य की जो इनकम हो रही है उसका भी पूरा विवरण था, राज्य के क्या खर्चे हैं उनका भी पूरा विवरण था। और ये पहली बार हुआ जब पूरी जनता को ये पता चला कि देश का अधिकांश पैसा या अधिकांश खर्चे किन किन लोगों के ऊपर हो रही है। और साथ में नेकर ने ये भी बता दिया था कि ऐसे लोगों को भी वेतन और भत्ते मिल रहे हैं जिनका कोई कार्य नहीं है, जिनका कोई कार्य नहीं। अब जनता को जब ये ज्ञान हुआ कि राज्य की आय क्या है, राज्य के खर्चे क्या हो रही है, या दरबारी ऐसे कौन कौन से हैं जिन पे ये खर्चे लगाने आवश्यक है, यहीं से फ्रांस की जनता को प्रशासन से नफरत हुई, राजा रानी से नफरत हुई, राज्य के खर्चों से नफरत हुई। तो ये जो कार्य थे, वार्षिक आय व्यय विवरण को जनता तक प्रकाशित करवाने का, ये नेकर का कार्य था। और इसके बाद फ्रांस की जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट भी हो गई थी, तो इसका आंसर है नेकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा के लेखक हैं। पुस्तक है ये द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। ये पुस्तक लिखी थी मोंटेस्क्यू के द्वारा, और टाइम पीरियड था 1689 से लेके 1755, यानी फ्रांस की क्रांति से पहले 1789 में क्रांति, उससे बहुत पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि इसी पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जिसके अनुसार राज्य की जो मुख्य शक्तियां होती है, राज्य की जो मुख्य 3 शक्तियां हैं, नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 है विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। मोंटेस्क्यू ये मानता था कि राज्य की जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए और एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। एक दूसरे में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये जो शक्ति पृथक्करण की जो बातें की हुई है, जो सिद्धांत है, ये इसी पुस्तक में दिया हुआ है, द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन पे बात करें
तो वाल्टेयर ने लिखा था लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इसके अलावा रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सामाजिक अनुबंध भी कहा जाता है, सामाजिक अनुबंध। और फ्रांस की क्रांति के जो नारे थे या फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श वाक्य थे, 3 वाक्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये शब्द इसी पुस्तक से लिए हुए हैं, सामाजिक अनुबंध से। इसके बाद चौथे जो विद्वान है दिदरो, तो दिदरो ने भी एक पुस्तक लिखी थी, फिलोसॉफिकल थॉट, फिलोसॉफिकल थॉट, फिलोसॉफिकल थॉट। तो स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा के लेखक है मोंटेस्क्यू। ठीक है जी। इसके बाद अगला है लुई 16वें द्वारा किस दिन स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना निश्चित किया गया। ऑप्शन है 5 मई 1788, 5 जून 1788, 5 मई 1789 और 5 जून 1789। सही ऑप्शन है 5 मई 1789, 5 मई 1789। जब ब्रीन को वित्त मंत्री बनाया गया, चौथा वित्त मंत्री था ब्रीन, ब्रीन को वित्त मंत्री बनाया था 1787 में और 89 तक ब्रीन वित्त मंत्री। तब ब्रीन ने अपनी नीति रखी थी, पहला बिंदु था कि सभी वर्गों पर समान भूमि कर लगाए गए, सभी वर्गों पर समान भूमि कर, समान भूमि कर। और दूसरा था एक नया स्टाम्प टैक्स, एक नया स्टाम्प टैक्स, ये नीति थी। अब ये जो नया स्टाम्प टैक्स था, इसे पास करने के लिए, क्योंकि नया जो भी कर होगा वो डायरेक्ट राजा या वित्त मंत्री कभी भी पास नहीं करेगा। एक संस्था होती थी जिसे कहा गया असेंबली ऑफ नोटेबल्स, असेंबली ऑफ नोटेबल्स। इसके पास जब ये नया स्टाम्प टैक्स और एक समान भूमि कर वाली जो ये नीतियां थी ये भेजे गए, तब इस असेंबली ऑफ नोटेबल्स ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब इस प्रस्ताव को ठुकराया गया तब लुई 16वें ने इस असेंबली ऑफ नोटेबल्स को भंग कर दिया गया और ये जो नए कर है इनको भेज दिया पेरिस की पार्लियामा के पास, पेरिस की पार्लियामा, ताकि ये नए कर वेरीफाई हो और नए कर लगाए जाए। लेकिन इस पार्लियामा ने भी ये कर लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि फ्रांस में कोई भी नया कर लगाना है तो नया कर केवल और केवल स्टेट जनरल ही लगाएगी, स्टेट जनरल। और इसीलिए राजा ने यानी लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना स्वीकार किया। 5 मई 1789 को ये स्टेट जनरल का अधिवेशन होना था। ठीक है जी। इसके बाद है एक लाइन लिखी हुई है, मैं 100 चूकों की अपेक्षा एक शेर से शासित होना पसंद करूंगा। ये किसका कथन है? वाल्टेयर का कथन है, क्योंकि वाल्टेयर को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था। राजतंत्र में इसको राजतंत्र में विश्वास होता था, और वो भी निर्कुश राजतंत्र, निर्कुश राजतंत्र का ये समर्थक था, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था। इसीलिए ये कहता था मैं 100 चूकों की अपेक्षा एक शेर से शासित होना पसंद करूंगा। तो ये लाइनें वाल्टेयर की। इसके बाद है किस लेखक की रचना से फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया? इससे पहले बात कर ली थी, रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये इसी सामाजिक अनुबंध पुस्तक से लिए हुए। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें तो इस पुस्तक में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसी पुस्तक में प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा भी दी गई है, प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा। और इसमें प्रजातंत्र की 2 मूलभूत आवश्यकताओं की भी बात की गई है। 2 मूलभूत आवश्यकताएं, पहली आवश्यकता है जनता की प्रभु सत्ता हो, जनता की प्रभु सत्ता।
और दूसरी आवश्यकता ये है सभी नागरिकों के समान अधिकार हो, सभी नागरिकों के समान अधिकार, समान अधिकार। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं होती है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार की। और ये जो लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा है ये भी इसी सामाजिक अनुबंध पुस्तक में मिलती है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये भी इसी रूसो की इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से मिलती है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस तिथि को तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया था? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5 मई 1789, और इस दिन स्टेट जनरल का अधिवेशन निश्चित किया था। स्टेट जनरल का अधिवेशन निश्चित, अधिवेशन निश्चित। दूसरा है 17 जून 1789, इस दिन तीसरे स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया था, और ये आंसर भी है। इसके बाद है 20 जून 1789, इस दिन टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, टेनिस कोर्ट की शपथ, क्योंकि लुई 16वें ने सभा भवन के द्वार बंद करवा दिए थे, इसीलिए तीसरे स्टेट के सदस्यों ने अपनों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन के टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी। और इसके बाद अगला है 27 जून 1789, तो इस दिन तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की गई, संयुक्त बैठक को मान्यता मिली। और इसी दिन राष्ट्रीय महासभा यानी तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया था, तो इस राष्ट्रीय महासभा को भी वैधानिक मान्यता मिली थी। तो क्वेश्चन है कि तिथि को तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया, तो ये है 17 जून 1789 को। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो इसका आंसर होगा मोनियर। मोनियर ने प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव रखा, और बेली ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बेली ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को बास्तिल का पतन घटना घटित हुई? किस तिथि को बास्तिल का पतन घटना घटित हुई? 17 जून 1789 को तो तीसरा स्टेट और ये राष्ट्रीय महासभा घोषित हुआ, राष्ट्रीय महासभा घोषित हुआ था। 27 जून को वैधानिक मान्यता मिली थी, वैधानिक मान्यता इस तीसरे सदन को राष्ट्रीय महासभा के रूप में, वैधानिक मान्यता। इसके बाद 14 जुलाई 1789, ये है बास्तिल का पतन घटना, बास्तिल का पतन। देखो, बास्तिल एक किला बना हुआ था, दुर्ग, जिसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अधिकांश जो राजनीतिक कैदी होते थे इनको इसी बास्तिल में रखा जाता था, तो ये फ्रांस की निरंकुशता का प्रतीक भी समझा जाता था। 14 जुलाई को बास्तिल पर हजारों की भीड़ ने हमला किया था, पूरा तहस नहस कर डाला था इस बास्तिल के किले को, और यहाँ से जो भी कैदी थे इनको छोड़ दिया गया। तो बास्तिल दुर्ग की या बास्तिल जेल की ये जो पतन की घटना है, इसी को बास्तिल का पतन कहा गया। एक प्रकार से देखा जाए तो ये निरंकुशता के पतन का भी प्रतीक माना जाता है, और ये घटना घटित हुई थी 14 जुलाई को। और इसी दिन, इसी कारण, इसी दिन से फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा एक नया तिरंगा भी बनाया गया था, लाल सफेद और नीले कलर का। तो प्राचीन जो बंदोबस्त का जो भी ध्वज था उसकी जगह पर यह तिरंगा फहराया गया था। और इसके बाद अगली जो तारीख है 6 अक्टूबर 1789, तो इस दिन राजा रानी को वर्साई से पेरिस ले जाया गया, और इसके बाद वे वापिस कभी भी वर्साई नहीं आ पाए थे। ठीक है। अगला है, फ्रांस में गठित नई सरकार कम्यून के मेयर किसे बनाए गए? इसको पेरिस कम्यून भी कहा जाता है, पेरिस कम्यून, कम्यून। तो इसके मेयर यानी अध्यक्ष बनाए गए थे बेली को। मोनियर नहीं, ये वही मोनियर है जिसने टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव रखा था, और बेली है इसको इस पेरिस कम्यून का मेयर या सभापति बनाया गया। लाफायते, जो फ्रांस की बास्तिल के पतन हो गया, पेरिस कम्यून का गठन हो गया, इसके बाद जो नई सेना नेशनल गार्ड का गठन किया गया, तो उसका प्रधान सेनापति बनाया गया था लाफायते को। और कामिया देमोले ये एक पत्रकार था जो बास्तिल का पतन घटना थी उससे संबंधित है। इसने एक अफवाह फैलाई थी कि उस किले में राजा ने जनता को कुचलने के लिए नए हथियार रख रखे हैं, या हथियारों को इकट्ठा किया या नई सेना को इकट्ठा किया। इस प्रकार की जब अफवाह फैलाई गई, उसी के बाद ये बास्तिल का पतन घटना हुई थी। तो पेरिस कम्यून के मेयर बेली को बनाया गया। इसके बाद है, फ्रांस में गठित नई सेना नेशनल गार्ड
इसका सेनापति किसे बनाया गया? लाफाइते को बनाया गया था, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वॉशिंगटन ये अमेरिका से थे। अमेरिका, वहां जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ या क्रांति हुई, उसके नेता थे। नेपोलियन बोनापार्ट अभी आया नहीं है, ये अभी आएगा। तो नेशनल गार्ड या नई सेना, इसके सेनापति लाफाइते को बनाया गया था। इसके बाद है फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा इंपोर्टेंट शब्द है, और ध्यान रखना 4 डेट दी हुई है, तो चारों की ही व्याख्या करेगी। 4 अगस्त 1789 को सामंती विशेषाधिकारों का त्याग हुआ। सामंती विशेषाधिकारों का त्याग का त्याग। इसके बाद 27 अगस्त 1789 इस दिन मानवाधिकारों की घोषणा हुई। ये आंसर है आपका, मानवाधिकारों की घोषणा। मानवाधिकारों की घोषणा 12 जुलाई 1790 इस दिन संविधान, नागरिक संविधान तैयार किया गया था। पादरी वर्ग का नागरिक संविधान। स्वीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लर्जी। और 30 सितंबर 1791 को संविधान सभा का कार्यकाल पूरा। संविधान सभा का कार्य पूरा। ठीक है जी। तो फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रों के प्रथम गठबंधन के विरुद्ध फ्रांस का रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? पहला गठबंधन हुआ था 1793 में। 1793 में। और इस गठबंधन में अगर कौन कौन शामिल थे तो ध्यान रखना, एक तो इंग्लैंड, स्पेन, और इसके अलावा आपका ऑस्ट्रिया, इसके अलावा पुर्तगाल, हॉलैंड, प्रशा और नेपल्स वगैरह। ये इस प्रकार से जब फ्रांस में क्रांति हो गई तो इन्हीं क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए यूरोप में प्रथम गठबंधन की स्थापना हुई। और इस दौरान फ्रांस का रक्षा मंत्री कार्नो को बनाया गया। और इस कार्नो को एक उपाधि भी मिली गई, इसे विजय प्रबंधक भी कहा गया। प्रबंधक, क्योंकि नवगठित जो गणतंत्र था फ्रांस का, इसकी रक्षा की थी इसने। एक प्रकार से इसमें सिक्योरिटी थी, इसने इस पूरे यूरोपीय गठबंधन के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजय प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आतंक के शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आतंक के शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फ्रांस की क्रांति का ये एक कालापत है, आतंक का शासन। आतंक के शासन का कार्यकाल था 5 सितंबर 1793 से लेकर 27 जुलाई 1794। और इस आतंक के शासन की शुरुआत रोबेस्पियर द्वारा की गई। और इस काल में 3 प्रकार की संस्थाएं भी स्थापित की गई, जो संविधानवादी थे या राजतंत्रवादी थे, या इन गणतंत्रवादियों के भी आपस में जब अनबन थी तो एक दूसरे के दमन के लिए ये आतंक का शासन स्थापित किया गया। और कार्यकाल 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक, और इसकी स्थापना रोबेस्पियर ने की थी। इसके बाद है, नॉर्थ थर्मोडोरियन की प्रतिक्रिया किस घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके आतंक के शासन की समाप्ति के साथ 27 जुलाई 1794 को। 27 जुलाई 1794 को, क्योंकि इस दिन रोबेस्पियर को मृत्युदंड दिया गया। रोबेस्पियर को मृत्युदंड, और इसी के साथ आतंक का शासन भी समाप्त हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का कट्टर विरोधी था? तो मोंटेस्क्यू को वाल्टेयर है, रूसो है, इनको पता ही नहीं था भी ये क्रांति होगी। तो क्रांति का कट्टर विरोधी वही होगा जो इस समय जीवित है, और वो था बर्क। ठीक है। इसके बाद है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को, क्योंकि इस दिन बास्तिल का पतन घटना हुई थी। बास्तिल का पतन, और ये घटना हुई थी आपके 1789 में। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन घटना हुई थी। और इसके बाद अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो कार्डिलिए उग्र सुधारवादी सुमेलित है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज कट होगी। असुमेलित सुनिए।
असुमेलित चुनिए, ऐसा होगा, असुमेलित चुनिए। तो असुमेलित चुनना है तो कार्डिलिए उग्र सुधारवादी होगा। और इसके प्रमुख सदस्य थे कुछ, जैसे एक था मारा, एक था दांतो, एक आपका है रोस्पियर, सॉरी रोस्पियर नहीं था, पामियर डेमुले। इस प्रकार से ये उग्र सुधारवादी थे जो त्वरित सुधार में विश्वास करते थे। दूसरा जेकोबिन राजतंत्र समर्थक, ये असुमेलित है, क्योंकि जेकोबिन भी उग्र सुधारवादी थे, ये भी उग्र सुधारवादी थे। और जेकोबिन दल से रोबस्पियर था, रोबस्पियर। जीरोल्डिस्ट गणतंत्र समर्थक, ये सही है। और इसमें आप लिख सकते हो मेडम, मेडम रोलम। और छैया सुधारवादी। तो इसमें जेकोबिन राजतंत्र समर्थक ये गलत है, जेकोबिन भी उग्र सुधारवादी ही थे। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। और अगला जो कल का टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर से आप खुद को चेक भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके अलावा ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, ग्रुप में विकास बाबू या बटनेर क्लासेज नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।